बच्चों, आज हम भारत के संसाधन पर समझेंगे। संसाधन से आशय, महत्व और प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं संसाधन से आशय। तो संसाधन क्या है, इसे हम देखेंगे। तो वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। या यूं समझिए कि प्रकृति का कोई तत्व तभी संसाधन कहलाएगा जब वह किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोग किया गया हो, संसाधन है। जैसे जल भोजन बनाने के काम आता है, पीने के काम आता है, खेती करने के काम आता है, उद्योग धंधों में काम आता है। जल के उपयोग अनेक है, तो जल हमारा एक संसाधन है। अब संसाधन का महत्व। तो संसाधन का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है, क्योंकि ये हमारे जीवन को सरल एवं सुखद बनाते हैं। संसाधन का उपयोग करके हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की आई हुई कठिनाइयों को दूर करते हैं और हमारा जीवन सरल और सुखद हो जाता है। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य अपनी योग्यता, दक्षता और कुशलता से अधिक उसे उपयोगी एवं मूल्यवान बना देता है। तो संसाधन का उपयोग मनुष्य अपनी दक्षता से अधिक करता है और वह उसके जीवन में अधिक उपयोगी हो जाती है, मूल्यवान हो जाती है। अब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत मृदा, जल, वन, जीव जंतु, खनिज, शक्ति के स्रोत, वायु, भूमि इत्यादि चीजें प्राकृतिक संसाधन अर्थात जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं और जिसे मानव ने नहीं, प्रकृति ने बनाया है, लेकिन मानव उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अधिक दृढ़ता से अच्छे से करता है, जो उसके लिए अधिक मूल्यवान और उपयोगी हो जाती है। अब संसाधन में मानव की भूमिका, मनुष्य ने अपनी क्या भूमिका निभाई, क्या मानव एक संसाधन है? तो मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। किसी देश के लिए शिक्षित, सक्षम, स्वस्थ एवं अधिक कार्य करने की क्षमता रखने मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि वह प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों का अपनी दक्षता, कुशलता से अधिक उपयोग करता है। इसलिए उसे भी हम संसाधन के रूप में गिनते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है। अब संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर, पुनः पूर्ति के आधार पर, वितरण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार से किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और विश्व संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत किसी व्यक्ति की संपत्ति, दक्षता, योग्यता व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत व्यक्ति की स्वास्थ्य, राष्ट्र की संपदा, सैन्य शक्ति, देश की सैन्य बल, ये सब राष्ट्रीय संपदा आती है। राष्ट्र की संपदा, सैन्य शक्ति और नागरिकों की देशभक्ति। विश्व संसाधन के अंतर्गत समस्त
भौतिक एवं अभौतिक यानी मानव समृद्धि के कल्याण के लिए भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं। व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत ये 3 आते हैं। अब आता है पुनः पूर्ति के अंतर्गत। तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन ऐसे संसाधन जिनका पुनः उपयोग हो सके, जैसे खाद। कृषि योग्य भूमि में खाद देने के बाद वह भूमि और अधिक उपयोगी हो जाती है, अधिक कृषि के लिए उपयोगी में आती है, तो वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाता है। जैसे खाद देने के बाद कृषि अधिक उन्नत हो जाती है और अधिक फसल पैदावार हो सकती है। पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, तो ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होता है, उसके बाद तो वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होता है और दूसरी बार उसका उपयोग नहीं कर सकते, पुनः आपूर्तिहीन संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल आदि, इनका एक बार उपयोग करते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, इनका हम दूसरी बार उपयोग नहीं कर सकते। अब बारंबार प्रयोग में आने वाले संसाधन, तो वैसे संसाधन जिनका बार बार उपयोग हो सकता है, बारंबार प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे सोना, तांबा आदि धातुएं जिनका लोहा हम पुनः रूप बदलकर थोड़ा संशोधन करके उनका उपयोग कर सकते हैं, बारंबार प्रयोग में आते हैं। अब आता है सनातन प्राकृतिक संसाधन, तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, सनातन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य, जल आदि, ये हमारे सनातन प्राकृतिक संसाधन हैं। अब आता है वितरण के आधार पर संसाधन, तो वितरण के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा है। सर्वसुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल संसाधन, एकल संसाधन। तो सर्वसुलभ संसाधन से का अभिप्राय ऐसे संसाधन जो सब जगह आसानी से मिल जाते हैं, सर्वसुलभ संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, वायु हमें सब जगह मिल जाती है, इसलिए यह सर्वसुलभ संसाधन में आती है। अब आता है सामान्य सुलभ संसाधन, तो ऐसे संसाधन जो सामान्य सुलभ होते हैं, वो संसाधन कृषि योग्य भूमि, मिट्टी इत्यादि, यह सामान्य सुलभ संसाधन है। विरल संसाधन, तो वे संसाधन जो कुछ क्षेत्रों में होते हैं, विरल संसाधन कहलाते हैं। ये सब जगह नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इनका बहुतायत से मिलते हैं। जैसे कोयला, सोना, ये खदानों में कुछ कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए विरल संसाधन कहलाते हैं। अब आता है एकल संसाधन, तो वे संसाधन जो 1 या 2 स्थानों पर ही प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। तो जैसे क्रोमोलाइट धातु प्राकृतिक रूप से ग्रीनलैंड में मिलती है, एकल संसाधन कहलाती है। हम यूं भी कह सकते हैं कि क्रोमोलाइट धातु कहाँ पाई जाती है या कहाँ मिलती है, तो क्रोमोलाइट धातु ग्रीनलैंड में मिलती है। ग्रीनलैंड में प्राकृतिक रूप से कौन सी धातु मिलती है, तो क्रोमोलाइट धातु। एकल संसाधन केवल ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। अब आता है प्रयोग के आधार पर संसाधन, तो प्रयोग के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा है। अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन और गुप्त संसाधन। तो अप्रयुक्त संसाधन के अंतर्गत जब तक साधनों का उपयोग नहीं होता, वो किसी उपयोग के नहीं में कार्य में नहीं आते, तब तक वह अप्रयुक्त संसाधन कहलाते हैं। जैसे खदानों का द्वारा दोहन, खदानों से सामान निकालकर उनका दोहन न किया गया हो, वे तब तक अप्रयुक्त संसाधन है। अप्रयोजनीय संसाधन के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध तकनीकी बल पर जिन संसाधनों का निकट भविष्य में उपयोग नहीं है, अप्रयोजनीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं कि निकट भविष्य में उनका उपयोग नहीं हो रहा है, ये अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं।
अब आता है संभाव्य संसाधन। तो जिन संसाधनों का ज्ञान होने पर तकनीकी योजना के अभाव में अभी उपयोग नहीं हो रहा है, अर्थात जिन संसाधनों का ज्ञान होने पर तकनीकी योजना के अभाव में अभी उपयोग नहीं हो रहा है, परंतु निकट भविष्य में उपयोग होने की संभावना है। संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं जैसे नदियों पर बांध बनाना जिससे बिजली उत्पन्न होना, नहर बनाना जिससे सिंचाई की संभावना, यह संभावना व्यक्त होती है, वहां पर संभाव्य संसाधन है। अब आता है गुप्त संसाधन। तो जब तक किसी पदार्थ के गुण और मानवीय हितों की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयोग ज्ञात नहीं होते, तब तक गुप्त संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ के गुण और उपयोग का पहले ज्ञात नहीं था, तब तक वो गुप्त संसाधन थे। तो इस प्रकार हमने संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है। तो ये भारत के संसाधन हमने समझे, आशय, महत्व, संसाधन का वर्गीकरण और प्राकृतिक संसाधन। अब हम मृदा क्या है, मृदा का उपयोग, महत्व, इसके बारे में जानकारी लेंगे।